नमस्कार दोस्तों, मैं राम निवास स्वागत करता हूं आपका नेक्स्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल करंट अफेयर्स। कल हमने पूरे सप्ताह का राजस्थान करंट अफेयर्स कवर कर लिया था। आज हम नेशनल करंट अफेयर्स कवर करेंगे और कल हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, आज जितने भी हमारे 7 दिनों के 7 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं नेशनल करंट अफेयर से संबंधित है उनको कवर करेंगे। केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को उठाया है, ऐसे ही फालतू क्वेश्चनों को नहीं लेंगे। हम जितना हमारे परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण है उन्हीं चीजों को कवर करेंगे। तो दोस्तों, बढ़ते हैं। अगर आपको इस वीडियो की ये पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर लें और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर लें। और आपको पढ़ने के लिए अदर पीडीएफ चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल पे आपको अदर पीडीएफ भी मिल जाएगी जो आपकी पढ़ने में महत्वपूर्ण मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ही चैनल पे पूरा करंट अफेयर्स कवर करना चाहते हैं, अपना राजस्थान का, नेशनल का, इंटरनेशनल का, तो वो पूरा करंट अफेयर्स आप केवल नेक्स्ट स्टडी चैनल, एक ही चैनल पर कवर कर सकते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। एक मिनट। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन कौन बने हैं? शरद कुमार, नोएल टाटा, एम चंद्रशेखरन, माया टाटा। तो टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बने हैं नोएल टाटा, क्योंकि अभी रतन टाटा जी का निधन हो गया था। रतन टाटा जी का 9 अक्टूबर को निधन हो गया था। तो उसके बाद में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन बनाए गए नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई है। रतन टाटा के सौतेले भाई है, उनको अभी टाटा ट्रस्ट का चेयरमैन बनाया गया है। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष नोएल टाटा होंगे। और नोएल टाटा पहले ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के और सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी रह चुके हैं। तो नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई है और टाटा ट्रस्ट की स्थापना 1919 में हुई थी। तो और इसमें दोस्तों है क्या, ये जो टाटा ट्रस्ट है वो ग्रामीण आजीविका, सामुदायिक शिक्षा, नागरिक समाज, शासन, स्वास्थ्य, कला और संस्कृति क्षेत्र में काम करता है। तो दोस्तों, इसमें ऐसे समझो कि आप, ये है टाटा सन्स, टाटा सन्स की पूरी पाई है। तो इसमें से ये 13%, कितने? 13% है। जितनी भी हम कंपनियों का नाम सुनते हैं 13% है। ये जितनी कंपनियों का हम नाम सुनते हैं ना, क्या वो, ये टीसीएस है, टाटा मोटर्स है, टाटा नमक है, 100 से अधिक कंपनियां टाटा की, हर चीज में टाटा का, टाटा स्टील है, 100 से अधिक कंपनियां, वो तो 13% हिस्सा रखती है टाटा सन्स में। पूरे का नाम क्या है? टाटा सन्स। पूरे का नाम है टाटा सन्स, जिसमें से 13% जो हम कंपनियां देखते हैं, जो इनका बिजनेस है वो है। और इनमें से लगभग 66%, कितना? 66% है टाटा ट्रस्ट। टाटा ट्रस्ट के भी 2-3 भाग, टाटा, ये 66% है। इसमें से जो 50% है ना, 50%, 50% है, इसमें से रतन टाटा ट्रस्ट और एक ये टाटा ट्रस्ट का नाम था सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, इन टाटा ट्रस्ट का हिस्सा है। तो इस प्रकार ये टाटा ट्रस्ट टाटा सन्स का हिस्सा है, जिसमें टाटा कंपनियां जो हम सुनते हैं उसका केवल पार्ट कितना है? 13% है। तो इस पूरे टाटा सन्स के अध्यक्ष, टाटा सन्स के जो अध्यक्ष है टाटा ट्रस्ट के, जो नोएल टाटा बन चुके हैं पूरे के पूरे टाटा सन्स के। आगे देखते हैं दोस्तों, कैमूर टाइगर रिजर्व है। कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व की स्थापना की जाएगी बिहार में, इसकी घोषणा की जा चुकी है बिहार में। तो कैमूर रिजर्व बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। कौन सा होगा? दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। और इसमें बिहार में पहला टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पहला है, अब कैमूर टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, जो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी है। जो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। पहला टाइगर रिजर्व वाल्मीकि टाइगर रिजर्व था बिहार का,
लेकिन अब दूसरा टाइगर रिजर्व होगा कैमूर टाइगर रिजर्व। ध्यान में रखना दोस्तों, क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, क्योंकि टाइगर रिजर्व जब भी नया बनता है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैमूर टाइगर रिजर्व कहां पे बनेगा? बिहार में। और देश में अभी कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 55 टाइगर रिजर्व है। और 55वां और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? 55वां टाइगर रिजर्व है अपना राजस्थान का है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है 55वां टाइगर रिजर्व है, जिसे 2023 में घोषित किया गया था। और पहला टाइगर रिजर्व था उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो 1973 में बना था। और नवीनतम 55वां कौन सा है? अपना राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। और कैमूर टाइगर रिजर्व की अभी घोषणा की गई है, जो बिहार में है। और अब कुल कितने टाइगर रिजर्व है? 55 टाइगर रिजर्व है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। नागार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश है। और सबसे छोटा है पेंच महाराष्ट्र। सबसे छोटा कौन सा है? ये पेंच महाराष्ट्र सबसे छोटा है क्षेत्रफल में। और नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश टाइगर रिजर्व सबसे बड़ा है। और सबसे पहला है उत्तराखंड का जिम नेशनल पार्क है। और सबसे नवीन है राजस्थान का धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। कैलाश सांकला, कैलाश सांकला को क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और 29 जुलाई को टाइगर दिवस से मनाया जाता है। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई को। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। हम इंपॉर्टेंट जानकारी पूरी कवर करेंगे, उससे संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं वो पूरे कवर करते हुए चलेंगे। पी वेणुगोपाल, पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। वो कौन थे? लोक सेवक थे, एक राजनेता थे, फिल्म निर्देशक थे, हृदय शल्य चिकित्सक थे। तो पी वेणुगोपाल थे हृदय शल्य चिकित्सक। कौन थे? हृदय शल्य चिकित्सक। पी वेणुगोपाल जो मद्रास के थे, वो हृदय शल्य चिकित्सक थे। उन्होंने 1970 में पहला पेस मेकर लगाया था। पहला पेस मेकर 1970 में उन्होंने लगाया था। और 1994 में उन्होंने पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था। पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था और 50,000 से अधिक उन्होंने सर्जरी की थी। शल्य चिकित्सक थे पी वेणुगोपाल। उनका निधन हो गया है। उन्हें 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1998 में पद्म भूषण। और 2014 में केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया था। केंद्र सरकार ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। और इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट फेल्ट इसकी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम है हार्ट फेल्ट। पहला हृदय प्रत्यारोपण इन्होंने किया था 1994 में। भारत में पहला इन्होंने किया था। कौन? पी वेणुगोपाल। और पहला पेस मेकर इन्होंने लगाया था 1970 में। तो दोस्तों ये पी वेणुगोपाल जी को याद रखना, किसी न किसी क्वेश्चन में जरूर पूछा जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने हिजब उत तहरीर संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। इस संगठन का गठन कहाँ हुआ था? दिल्ली, लंदन, यरूशलेम, दुबई। तो इसका गठन हुआ था यरूशलेम में। यरूशलेम कहाँ है? जो इजराइल और वेस्ट बैंक के बीच में है यरूशलेम। और उसी को लेकर झगड़ा रहता है इजराइल में और वेस्ट बैंक में। तो वहां है यरूशलेम में। यरूशलेम में हिजब उत तहरीर का गठन हुआ था। इस पर बैन लगा दिया। आतंकवादी समूह माने इनकी एक्टिविटी अच्छी नहीं थी। और राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा के लिए गठन होता है। इन आतंकवादी समूहों पे बैन लगाता कौन है भारत में? तो भारत में लगाता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय, क्योंकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के पास रहती है। बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो रहती है रक्षा मंत्रालय के पास, लेकिन आंतरिक शांति की जिम्मेदारी रहती है गृह मंत्रालय के पास। तो ये आतंकवादी संगठन वगैरह आंतरिक अशांति को बिगाड़ते हैं, तो इन पर नियंत्रण या प्रतिबंध लगाता है हमारा गृह मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी। जिसके मंत्री कौन है? अमित शाह जी। तो इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। गृह मंत्रालय ने कह दिया है कि यह आतंकवादी संगठन था, इसकी एक्टिविटी ज्यादा आतंक की संबंधित थी इसलिए। और इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में यरूशलेम में इसकी स्थापना हुई थी। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। रतन टाटा का निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये तो दोस्तों लगभग जहां तक मुझे पता है सबको पता होगा। ये व्यवसायी थे। कौन थे? व्यवसायी थे रतन टाटा। और रतन टाटा
का जन्म हुआ था 1937 में और इनका निधन हो गया 9 अक्टूबर 2024 को। 9 अक्टूबर 2024 को इनका निधन हो गया और इनका जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र था। क्या था? मुंबई महाराष्ट्र। ये टाटा सन्स और टाटा समूह के मानद अध्यक्ष थे और 1991 से 2012 तक टाटा समूह के कार्यकारी और टाटा समूह के अध्यक्ष रहे थे। 1991 से 2002 तक टाटा समूह के, टाटा सन्स के नहीं, टाटा समूह के जो बिजनेस करती है उसके अध्यक्ष रहे थे 1991 से 2012 तक और 2016 से 17 तक कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे थे। उनको पुरस्कार और सम्मान, इनके पुरस्कार और सम्मान किसके? रतन टाटा जी के। रतन टाटा जी को पद्म विभूषण दिया गया था 2008 में। 2008 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और उद्योग रत्न का पुरस्कार 2023 में दिया गया था। इनको उद्योग रत्न पुरस्कार कब दिया गया था? 2023 में। ये याद रखना क्योंकि करंट में दिया गया तो इसका वर्ष पूछा जा सकता है। और असम वैभव पुरस्कार भी इनको मिला था, वो मिला था 2021 में। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार दिया गया था इनको 2023 में और 2023 में इनको पद्म ये उद्योग रत्न पुरस्कार मिला था। और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ये मिला था इनको 2016 में। तो इस प्रकार कई महत्वपूर्ण अवार्ड रतन टाटा जी को मिले हुए थे, तो इन अवार्ड को आप ध्यान में रखना। उद्योग रत्न ये करंट में मिला है तो इसको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। पद्म विभूषण इनको मिला हुआ था, ऐसा पूछा जा सकता है। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए थे? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, उद्योग रत्न, असम वैभव, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया और कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर है। तो इस प्रकार ये रतन टाटा जी के प्रमुख फ्रांस ये पुरस्कार मिले हुए थे। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रतन टाटा जी की जीवनी का नाम है रतन एंड टाटा ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। और रतन टाटा ने टाटा सन्स को ज्वाइन किया था 1962 में, ये तो नहीं पूछा जा। 30वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया जाएगा? 30वें नहीं है दोस्तों, यह 38वें। कितने हैं? 38वें। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 2025 में किस राज्य में किया जाएगा? 38वें खेलों का आयोजन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड। तो कहां पे किया जाएगा? इनका आयोजन किया जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 38वें राज्य खेलों का आयोजन किया जाएगा, जो 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे। इसकी घोषणा कौन करता है? भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ इसकी घोषणा करता है। और 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में गोवा में हुए थे और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में होंगे उत्तराखंड में। तो इन खेलों की शुरुआत हुई थी 1924 में, जब भारत और पाकिस्तान एक थे, अविभाजित भारत था उस समय, लाहौर से। 1924 में लाहौर से शुरुआत हुई थी। पहले इनको कहते थे अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। पहले क्या कहते थे? अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। अब इनका नाम है राष्ट्रीय खेल। अब इनका नाम है राष्ट्रीय खेल, पहले इनका नाम था अखिल भारतीय ओलंपिक खेल। और इनका आयोजन हर 2 साल में होता है। 2 साल में आयोजन होता है। तो 37 में 2023 में हुए थे गोवा में और अब 38 में होंगे 2025 में उत्तराखंड में। तो दोस्तों ध्यान में रखना इसको। और कॉमनवेल्थ गेम 2026 में कहां पे होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। कहां पे होंगे? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। और एशियन गेम 2026 में होंगे जापान में। जापान में होंगे। और कॉमनवेल्थ गेम जो इंग्लैंड के अधीन देश रहते हैं उनका एक समूह है, कॉमनवेल्थ समूह, उसका गेम होते हैं, तो वो होंगे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अभी चुनाव हुए थे जम्मू कश्मीर में, तो वहां पे मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई है। कौन बनेंगे? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाब नबी आजाद। तो इसके बनेंगे उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, उसको मिली है 42 सीटें और कांग्रेस को मिली है 6 सीटें। इन दोनों का गठबंधन था, इनको 48 सीटें मिल गई है। और बहुमत के लिए चाहिए थी 46 सीटें, क्योंकि कुल सीटें 90 सीटें। तो इन नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों द्वारा उमर अब्दुल्ला का अपना नेता चुन लिया गया है। तो इसका मतलब तय हो गया कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बनेंगे। ठीक है दोस्तों। और उमर अब्दुल्ला पहले 2009 से 2015 तक जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रह भी चुके हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
जम्मू कश्मीर में अभी जो चुनाव हुआ था इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीटें, बीजेपी ने 29 सीटें और कांग्रेस ने 6 सीटें जीती है। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31 अक्टूबर 2019 को यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। इसकी राजधानी श्रीनगर और जम्मू है। और जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। भारतीय महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी, उसमें कौन सा मेडल जीता है? तो भारतीय महिला टीम जो एशियाई टेबल टेनिस में शामिल होने भाग लेने गई थी उसने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, कोई मेडल नहीं, तो इसने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। कौन सा टीम में जीता है ब्रॉन्ज मेडल है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जब से ये टेबल टेनिस ने 1972 में टूर्नामेंट स्टार्ट किया उसके बाद में भारतीय टीम ने, विमेन्स टीम ने यानी महिलाओं की टीम ने अपना पहला मेडल जीता है। जब से 1972 में टेबल टेनिस संघ ने जो महिलाओं का जो एशिया टूर्नामेंट चालू किया था टेबल टेनिस का, उससे लेकर अब तक महिला टीम ने पहला मेडल जीता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर पहला मेडल जीता हो तो पूछा जा सकता है। मेडल कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल है, लेकिन मेडल पहला ही है। और ये हुई कहां पे थी? चैंपियनशिप हुई थी कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में। कजाकिस्तान मध्य एशिया का एक देश है, तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में यह हुई थी टेबल टेनिस संघ द्वारा वुमेन्स टीम की चैंपियनशिप, एशियन चैंपियनशिप। तो भारत सेमीफाइनल में जापान से 1-3 से हार गया था, जापान से 1-3 से हार गया था। और इस टीम में प्रमुख खिलाड़ी अहियका मुखर्जी, मोनिका बत्रा, श्रीजा अकुला थे। तो दोस्तों इस प्रकार महिला विमेंस टीम ने पहला मेडल जीत लिया, ब्रॉन्ज मेडल है, और ये हुई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला का उद्घाटन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो यह किया गया है लद्दाख में। लद्दाख में यह भाभा परमाणु अनुसंधान के निदेशक अजीत कुमार मोहंती ने इसका उद्घाटन किया है। और इसमें क्या होगा? ये एशिया का सबसे बड़ा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है। वेधशाला यानी टेलीस्कोप है। ये 100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और उच्च ऊर्जा वाले, इससे क्या होती है? गामा किरणें जो उच्च ऊर्जा से आती है, ब्रह्मांड से ब्रह्मांडीय किरणें आती है, उनका अध्ययन किया जाएगा। यह मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला है, एक वेधशाला है जिसमें गामा किरण और ब्रह्मांडीय किरणों का अध्ययन किया जाएगा। लद्दाख में स्थापित किया गया है इनको। ठीक है दोस्तों, ये अपनी तरह का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। लद्दाख में स्थापित किया गया कौन सा? मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट वेधशाला। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे पर यात्रा की सुविधा को बढ़ाने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कौन सी नीति शुरू की है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नीति शुरू किया है, वो कौन सी नीति है? राहगीर नीति, हम सफर नीति, मंजिल नीति, पहल नीति। तो इन्होंने हम सफर नीति की शुरुआत की है। कौन सी नीति की? हम सफर नीति की शुरुआत की है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हमारे नितिन गडकरी साहब है। इन्होंने हम सफर नीति की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है यात्रा की सुविधा को बढ़ाना और सड़क के किनारे सुविधाओं के विकास में तेजी लाना, यात्रा को आसान करना, सड़क किनारे होटल मोटल की सुविधाओं को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है हम सफर नीति का। तो दोस्तों ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है हम सफर नीति किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो हम सफर यानी सफर करने के लिए सड़कें काम आती है, तो सड़क मंत्रालय ने हम सफर नीति शुरू की है। और इस नीति का लक्ष्य है राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे के उपयोग को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करना। एक मिनट दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, ये एनएचएआई के बारे में ध्यान रखना। इसकी स्थापना 1995 में, मुख्यालय नई दिल्ली में, और उसके अध्यक्ष है संतोष कुमार यादव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किस रोग से मुक्त घोषित कर दिया है? डब्ल्यूएचओ जब भी कोई देश किसी रोग से मुक्त हो जाता है जिसमें 5 साल में कोई भी जिस रोग का मरीज नहीं मिलता है, तो उसे बाद में
उस रोग से मुक्त देश घोषित किया जाता है। 5 साल तक कोई भी नया पेशेंट नहीं मिला हो तो उसको उस रोग से मुक्त देश घोषित किया जा सकता है। तो भारत को हेपेटाइटिस, मलेरिया, टीबी और ट्रेकोमा किससे मुक्त घोषित किया है? तो भारत को ट्रेकोमा रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, क्योंकि भारत में पिछले 5 सालों से ट्रेकोमा का एक भी नया मरीज नहीं मिला है। तो इसमें ट्रेकोमा से मुक्त घोषित कर दिया है। यह भारत दक्षिण पूर्व एशिया में यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बना है। तो दक्षिण पूर्व एशिया में पहले कौन? नेपाल और म्यांमार ट्रेकोमा रोग से मुक्त घोषित हो चुके हैं। अभी भारत तीसरा देश बन गया है इस रोग से मुक्त होने वाला। ट्रेकोमा क्या है? आंख में होने वाला एक संक्रामक रोग है। ट्रेकोमा क्या है? आंख में होने वाला एक संक्रामक रोग है और ये दुनिया भर में अंधापन का एक प्रमुख कारण है। इससे अंधे हो जाते हैं इस रोग से। और इसमें एक बैक्टीरिया होता है क्लेमीडिया ट्रेकोमोटिस, इसके कारण यह रोग होता है। भारत ने इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। राष्ट्रीय ट्रेकोमा नियंत्रण कार्यक्रम। तो भारत ट्रेकोमा रोग से मुक्त देश घोषित हो चुका है। और अन्य जानकारी में है जॉर्डन कुष्ठ रोग से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश बना है जॉर्डन अभी। और रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और 2023 में इराक ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया था। अभी 2024 में भारत ट्रेकोमा से मुक्त घोषित किया गया, 2023 में इराक घोषित किया गया था। और रेबीज से मुक्त होने वाला पहला राज्य है अपना गोवा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केंद्र सरकार ने किस राज्य में लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है? तो किस राज्य में है ये लोथल? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है या महाराष्ट्र में? तो लोथल है गुजरात में। लोथल कहाँ है? गुजरात में। केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसमें क्या किया जाएगा? समुद्री विरासत परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाए जाएंगे लोथल में। तो लोथल के बारे में जो जानकारी ले लेते हैं। लोथल के बारे में, तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ज्ञात बंदरगाह शहर है। अभी हमें ज्ञात बंदरगाह शहर एकमात्र लोथल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का था, जो बंदरगाह शहर है। और ये भोगवा नदी के किनारे है। जो भोगवा नदी है ये साबरमती नदी की सहायक नदी है भोगवा नदी। और भोगवा नदी के किनारे कौन है? लोथल है। और लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है, ज्ञात है। और लोथल का अर्थ होता है गुजराती भाषा में मुर्दों का टिल्ला। गुजराती में लोथल का अर्थ क्या है? मुर्दों का टिल्ला। और इसकी खोज की थी एस.आर. राव ने। लोथल की खोज एस.आर. राव ने की थी। और लोथल को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किसको किया जा चुका है? लोथल को। तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। लोथल किससे संबंधित है? महत्वपूर्ण तथ्य थे। लोथल भोगवा नदी के किनारे है, गुजरात में स्थित है, बंदरगाह शहर है, एस.आर. राव ने खोज की थी। और 2014 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत किस वर्ष तक फ्री अनाज दिया जाएगा? तो 2025, 26, 27, 28। तो ये 2028 तक फ्री अनाज दिया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत। तो इसको क्या है? इसका उद्देश्य है एनीमिया रोग से मुक्ति करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना। और यह कैबिनेट मीटिंग हुई थी। इसमें इसके अलावा 4446 करोड़ रुपए से राजस्थान और पंजाब में 2280 किलोमीटर सड़क निर्माण को भी मंजूरी साथ में मिली है। तो ये हमारे राजस्थान से संबंधित आंकड़ा था, तो इसको भी याद रख लेना। तो राजस्थान और पंजाब में 4406 करोड़ रुपए के उपयोग यूज से 2280 किलोमीटर सड़क का निर्माण की मंजूरी भी साथ में दे दी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसकी 2028 तक मंजूरी दी गई है। तो ये योजना भारत सरकार की एक योजना है। इसकी शुरुआत हुई थी 26 मार्च 2020 को। कोरोना काल में जब लॉकडाउन चल रहा था उस टाइम में इस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत हुई थी 26 मार्च 2020 को। इसके तहत गरीबों और प्रवासियों को फ्री में अनाज दिया जाता है। इसमें हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। हर महीने कितना? 5 किलो मुफ्त राशन दिया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई थी? 26 मार्च 2020 को। और अब इसकी अवधि कितनी बढ़ा दी है? 2028 तक है।
तो याद रखना 2020 में शुरू हुई थी और इसकी अवधि अब 2028 तक बढ़ा दी है। और इसमें हर महीने हर व्यक्ति को 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? किस पार्टी को बहुमत मिला है? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो किसको मिला है? यह मिला है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को 90 में से 48 सीटें 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। और तो बहुमत के लिए चाहिए 46 सीटें, यानी कि इसकी आधी होती है 45। तो 45 प्लस 1 सीट चाहिए बहुमत के लिए 46 सीटें। और भारतीय जनता पार्टी को मिल गई है 48 सीटें। तो इस प्रकार बहुमत प्राप्त कर लिया है भाजपा ने। और कांग्रेस को मिली है 37 सीटें। इतिहास में यह पहली बार हुआ है, जब से हरियाणा बना है ना, तब से पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी तीसरी बार सरकार बन रही है। जब से हरियाणा बना है, राज्य बना है, उसके बाद में 2 बार ही कोई सरकार चल पाई है, तीसरी बार कोई सरकार रिपीट नहीं की है। लेकिन पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 2 बार से लगातार सरकार में है, 2014 से। तो 2014 से 2024 तक लगातार सरकार में, और अब 5 साल के लिए और निर्वाचित हो चुकी है, तो 2029 तक यानी तीसरी बार रिपीट करने वाली हरियाणा में पहली और एकमात्र सरकार बन गई है बीजेपी भाजपा। तो 15वीं विधानसभा के लिए चुनाव हुए थे 2024 में। और यहाँ पे ये तो हो गया, ठीक है। और हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे भगवत दयाल शर्मा जी, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो चुनाव हुए थे अभी कौन थे? नायब सिंह सैनी। अब किसको बनाएंगे ये अभी पता चल जाएगा। चौथी ISSF इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन ने जूनियर विश्व चैंपियनशिप कराई थी। जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? जूनियर विश्व चैंपियनशिप थी 2024 में, तो उसमें भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ISSF शूटिंग में हमने पहला स्थान हासिल किया है जूनियर विश्व चैंपियनशिप में। ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में शूटिंग में हमारे खिलाड़ी बहुत ही आगे रहते हैं और लगभग प्रथम स्थान पर रहते हैं। तो ISSF ने जूनियर विश्व कप में हमने 24 पदक जीते हैं। 24 पदक में 13 स्वर्ण पदक है, 3 रजत पदक है और 8 कांस्य पदक है, यानी 13 प्लस 3 प्लस 8। तो कुल कितने हो गए हमारे? 24 पदक। 13, 3, 8 याद रखना दोस्तों, 13, 3, 8 13, 3, 8 कुल 24 पदक है हमारे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि हमारा पहला स्थान है। तो ऐसे क्वेश्चन खेल से संबंधित हमारे राजस्थान में क्वेश्चन बहुत ही उठाते हैं, करंट अफेयर संबंधित है। तो इसमें 24 पदक के साथ हमने पहला स्थान हासिल किया है और दूसरे स्थान पर 13 पदक के साथ इटली रहा है। तो इसका आयोजन हुआ था पेरू की राजधानी लिमा में। कहां पे हुआ था? पेरू की राजधानी लिमा में इसका आयोजन हुआ था। और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये पक्का क्वेश्चन मिलेगा। मुकेश नेलवल्ली को ध्यान में रखना। ये इस पूछा जा सकता है किसके खिलाड़ी है, तो ये शूटिंग के खिलाड़ी होंगे। मुकेश नेलवल्ली किस खेल के खेलते हैं? शूटिंग है। और उन्होंने इस चैंपियनशिप में, जूनियर चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? 6 पदक है। 24 पदकों में से 6 पदक तो केवल इन्होंने जीते हैं। 6 पदक केवल एकमात्र खिलाड़ी ने जीते हैं, मुकेश नेलवल्ली। तो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों, मुकेश नेलवल्ली जो शूटिंग के खिलाड़ी हैं और इन्होंने 6 पदक जीते हैं। 6 पदक कौन कौन से हैं? एक तो उन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, टीम स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण जीते टीम स्पर्धाओं में, और 2 व्यक्तिगत स्तर पर कांस्य पदक जीते। 2 व्यक्तिगत स्तर पर कांस्य पदक जीते हैं। तो इस प्रकार इनके 6 पदक हो चुके हैं मुकेश नेलवल्ली। तो मुकेश नेलवल्ली को याद में रखना। और ISSF जूनियर चैंपियनशिप में हमने पहला स्थान हासिल किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, तो इसको याद जरूर रखना। और इसमें इसके अलावा पार्थ राकेश मान्य, मुकेश नेलवल्ली, दिव्यांश सिंह और सूरज शर्मा, इन चारों खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है। कुल हमारे 13 गोल्ड मेडल है और 3 रजत मेडल है और 8 कांस्य मेडल है। ध्यान में रखना 24 मेडल है। इनमें से व्यक्तिगत स्पर्धा में 4 थे, पार्थ राकेश मान्य, मुकेश नेलवल्ली, दिव्यांश सिंह और सूरज शर्मा। इन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीते हैं। अन्य जानकारी में है दोस्तों, 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत 71वें स्थान पर रहा और जिसमें उन्होंने 6 मेडल जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे।
महाराष्ट्र और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जयपुर, गांधीनगर, मुंबई, दिल्ली। तो ये मुंबई में स्थापित किया जाएगा उत्कृष्टता केंद्र, खेल से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र है। तो इसमें 37 एकड़ में ये फैला हुआ है और इसमें एथलीट हॉस्टल होगा, हॉकी ट्रफ होगा और खेल विज्ञान से केंद्र संबंधित शामिल होंगे। तो ये खेल से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र है जो मुंबई में स्थापित किया जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण जो इसके साथ है, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। भारत में खेलों को बढ़ावा देना इसका काम है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन काम करता है। खेल मंत्री हमारे कौन है? अभी मनसुख मांडविया साहब। मनसुख मांडविया हमारे कौन है? खेल मंत्री है। और नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान है पटियाला में, जो इस साई के अंतर्गत काम करता है। SAI भारतीय खेल प्राधिकरण है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो साई के अधीन खेल, ये एक तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान काम करता है और एक लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान काम करता है जो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। तो इस प्रकार दोस्तों इसको भारतीय खेल प्राधिकरण के बारे में ये तथ्य थे, ध्यान में रखना। किस कंपनी ने भारत की सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना शुरू किया है? सबसे बड़ी हाइड्रोजन मिश्रण परियोजना किसने शुरू किया है? टाटा ने, रिलायंस ने, अडानी ने, बिड़ला ने। तो ये शुरू किया है अडानी ने। किसने शुरू किया है? अडानी ने। अडानी समूह ने हाइड्रोजन परियोजना की शुरुआत की है। इसमें प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित किया जाएगा। तो प्राकृतिक गैस में ग्रीन हाइड्रोजन को मिश्रित किया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो ग्रीन हाइड्रोजन दोस्तों होता तो हाइड्रोजन ही है, लेकिन इसको उत्पन्न करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को कैसे उत्पन्न किया जाता है? पानी में होता है H2O। तो इसमें क्या करता है? बिजली प्रवाहित की जाती है, इसमें विद्युत प्रवाहित की जाती है, जिससे ये H2 और O अणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो इसको तोड़ने के लिए जो विद्युत काम में ली जाती है वो नवीकरणीय ऊर्जा काम में ली जाती है। कौन सी ऊर्जा काम में ली जाती है? नवीकरणीय। तो नवीकरणीय ऊर्जा काम में ली जाती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाइड्रोजन है। ग्रीन हाइड्रोजन क्योंकि अगर नवीकरणीय हम ऊर्जा काम में लेते हैं, सौर ऊर्जा काम में लेंगे या पवन ऊर्जा काम में लेंगे, तो उस ऊर्जा से यह बनेगा, तो इसमें प्रदूषण नहीं होगा। प्रदूषण नहीं होगा तो इसे ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं। और हाइड्रोजन ये पानी से ही प्राप्त की जाती है। हाइड्रोजन सभी एक प्रकार की होती है, लेकिन इसके प्राप्त करने के तरीके के कारण इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और ग्रीन हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस को मिलाकर अभी ये ईंधन के रूप में काम में लिया जाएगा। तो इसके माध्यम से कौन सी कंपनी ने शुरुआत की? अडानी ने। और इसके मिश्रण वाली गैस की सप्लाई भी शुरू हो चुकी है अहमदाबाद के कुछ इलाकों में। और इसका उद्देश्य है उत्सर्जन में कटौती करना, नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना, प्रदूषण कम करना, इसका उद्देश्य है। तो ये दोस्तों देख लिया, इसमें 2.2 से 2.3% ग्रीन हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 के लिए नए लोगो का शुभारंभ अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, शिवराज। ये योगी आदित्यनाथ ने किया। प्रयागराज में जो महाकुंभ होगा उसका एक नया लोगो बनाया गया है, उसका शुभारंभ किसने किया? योगी आदित्यनाथ ने। तो इस लोगो पर पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को दर्शाया गया है और एक अक्षय वटवृक्ष को, एक मंदिर, एक दृष्टा को और एक कल और भगवान हनुमान की तस्वीर को और एक कलश को। इस प्रकार इन चीजों को प्रयागराज महाकुंभ के लोगों में दर्शाया गया है। और प्रयागराज महाकुंभ को, कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को ने नामित कर रखा है 2017 में। कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको? यूनेस्को ने कुंभ मेले को नामित कर रखा है। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। यह कुंभ मेला 12 साल में एक बार, 12 साल में आयोजित किया जाता है। यह प्रमुख 4 जगहों पर होता है। प्रयागराज में होता है, हरिद्वार में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है। प्रत्येक 3-3 वर्ष में एक जगह होता है। तो हर वर्ष जगह महाकुंभ का कितने वर्ष में आयोजित होता है? 12 वर्षों में। प्रत्येक जगह 3 वर्ष है यहाँ पे, उसके बाद 3 वर्ष बाद यहाँ पे, उसके 3 वर्ष बाद यहाँ पे, उसके 3 वर्ष बाद यहाँ पे। तो इस प्रकार प्रत्येक जगह 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। और भारत के प्रमुख मेले, अन्य प्रमुख मेले है, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में होता है, अंबुबाची मेला असम में होता है, माघ मेला प्रयागराज में होता है और त्रिशूर पूर्णिमा मेला होता है केरल में, और पुष्कर मेला होता है राजस्थान में। ये भारत के प्रसिद्ध मेले हैं जिनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास कहाँ आयोजित होगा? तो ये दोस्तों क्वाड नाम का एक समूह है, क्वाड, जिसमें कौन कौन शामिल है? अमेरिका है,
जापान है, भारत है और ऑस्ट्रेलिया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया 4 देश शामिल है। इन 4 देशों का क्वाड है, समूह है। क्वाड देशों के समूह का नौसैनिक अभ्यास होता है मालाबार। वो इस बार कहां पे होगा? कोयम्बटूर में होगा, कोच्चि में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में। तो इस बार होगा ये विशाखापट्टनम में। कहां पे होगा? विशाखापट्टनम में। 8 से 18 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। और इस अभ्यास में पनडुब्बी विरोधी युद्ध अभ्यास ये किए जाएंगे। ये 1992 में हुआ था अमेरिका और भारत की नौसेना के बीच में। अमेरिका और भारत की नौसेना के बीच में शुरू हुआ था, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास हुआ था, जिसमें 2015 में जापान शामिल हो गया और 2020 में ऑस्ट्रेलिया शामिल हो गया। तो इस प्रकार अभी 4 देशों की नौसेना इसमें शामिल होती है। तो दोस्तों ये ध्यान में रखना, मालाबार युद्ध अभ्यास 2024 विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? 4 दिसंबर, 1 फरवरी, 8 अगस्त, 15 जनवरी। तो यह मनाया गया 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? थल सेना दिवस। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। और नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। अंग्रेजों ने की थी रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से की थी। तो 1950 में भारत आजाद के बाद इसका नाम क्या कर दिया? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना नाम कब किया गया? 1925 में। पहले 1932 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम से स्थापित हुई थी। और 1 अप्रैल 1954 को क्या किया गया था? पहला वायुसेना प्रमुख बनाया गया था सुब्रतो मुखर्जी को। ठीक है दोस्तों। और अभी वायुसेना परेड का इस बार 8 अक्टूबर 1932 को वायुसेना परेड कहां आयोजित की गई थी? चेन्नई में। कहां पे की गई थी? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ईरानी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो ईरानी ट्रॉफी शेष भारत, पंजाब, हरियाणा और मुंबई। तो ईरानी ट्रॉफी जीती है इस बार मुंबई ने। इस बार किसने जीती है? मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी। तो मुंबई ने शेष भारत को हराकर ईरानी ट्रॉफी जीत लिया। ये मुंबई ने 27 साल बाद जीती है। इससे पहले 1997 में मुंबई ने ईरानी ट्रॉफी जीती थी। और मुंबई के कप्तान कौन थे? अजी के रहाणे। अजी के रहाणे मुंबई के कप्तान थे। और ईरानी कप का आयोजन 1 से 5 अक्टूबर तक लखनऊ में किया गया था। 1 से 5 अक्टूबर 2024 में लखनऊ में किया गया था। और ईरानी कप का नाम कैसे है? ये ईरान का नहीं है, ये भारत का ही है। ये क्रिकेट से संबंधित है, ये ध्यान में रखना। कई बार पूछा जाता है ईरानी कप का संबंध कौन से खेल से है? तो ये क्रिकेट से है। ये बीसीसीआई के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे हैं आर ईरानी, उनके नाम पर रखा गया है ईरानी कप। यह प्रथम श्रेणी का घरेलू टूर्नामेंट है। ये रणजी ट्रॉफी, ये दोस्तों होता क्या है? रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है, रणजी ट्रॉफी का जो विजेता होता है, एक तरफ तो वो होता है और एक तरफ हमेशा खेलता है शेष भारत। एक तरफ कौन खेलता है? शेष भारत। इन दोनों के बीच में ये ट्रॉफी होती है हमेशा। जो रणजी ट्रॉफी का विजेता होता है वही शेष भारत के साथ खेलता है वो ईरानी कप में। ठीक है दोस्तों। तो रणजी ट्रॉफी का विजेता इस बार रहा था मुंबई। तो फिर मुंबई ने खेला शेष भारत के साथ, तो शेष भारत को हराकर मुंबई ने जीत लिया ईरानी कप। तो रणजी ट्रॉफी और ईरानी कप दोनों का विजेता कौन है इस बार का? मुंबई। तो यह प्रथम श्रेणी का मैच होता है। ईरानी कप का आयोजन 1959-60 से आयोजित किया जा रहा है। और शेष भारत, क्योंकि एक तरफ हमेशा शेष भारत रहता है, तो शेष भारत ने 26 बार इस कप को जीत लिया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते आगे। 2000 महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 में श्रीलंका ने जीता। अन्य जानकारी में है T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 जीता ऑस्ट्रेलिया ने। महिला प्रीमियर लीग हुई थी, जो जीता आरसीबी ने। आरसीबी ने आईपीएल तो नहीं जीता, लेकिन महिला आईपीएल जीत लिया। और इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल जीता केकेआर ने 2024 का। और रणजी ट्रॉफी 2023-24 मुंबई ने ही जीती है। ये थी अन्य जानकारी दोस्तों। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। बंजारा विरासत संग्रहालय, बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उदयपुर, देहरादून, वाशिम, विशाखापट्टनम। कहां पे किया गया? ये किया गया वाशिम में। कहां पे किया गया? वाशिम में। वाशिम महाराष्ट्र में है। वहां पे बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है दोस्तों, इसमें बंजारा से संबंधित विरासत को दर्शाया जाएगा, उनकी कुछ पिछली जानकारी, उनकी नेताओं से संबंधित जानकारी वो इसमें संग्रहालय में दर्शाई जाएगी। और अन्य जानकारी है, युग युगीन संग्रहालय कहां पे है? दिल्ली में। युग युगीन संग्रहालय कहां माना जा रहा है? दिल्ली में।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। और अयोध्या में टाटा सन्स 650 करोड़ रुपए से 650 करोड़ रुपए से मंदिर संग्रहालय बनाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 700 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार वाला दुनिया का चौथा देश कौन बन गया है? चीन, स्विट्जरलैंड, जापान, भारत है। तो चौथा देश बन गया है भारत है। तो भारत से पहले कौन कौन से देश थे? चीन, स्विट्जरलैंड और जापान। ये तीनों देश पहले से 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं। अब भारत भी इनके साथ शामिल हो गया। भारत भी 700 बिलियन डॉलर से ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार रखने वाला देश बन गया है। ठीक है दोस्तों, विदेशी मुद्रा भंडार कौन रखता है? आरबीआई रखता है। आरबीआई ने भी आंकड़ा जारी किया जो 700 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया हमारा। और भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक और प्रबंधक है। ठीक है दोस्तों, और भारतीय मुद्रा ये भंडार अपने सोना भी रखता है। विदेशी मुद्रा में सोना, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में स्वर्ण रखा जाता है, विदेशी मुद्रा रखी जाती है। स्वर्ण और विदेशी मुद्रा इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में रखी जाती है। तो आरबीआई अपना सोने का एक हिस्सा कहां पे रखती है? भारत के बाहर बैंक ऑफ इंग्लैंड में और बैंक ऑफ इंटरनेशनल में भी रखता है। ये पिछले महीने चर्चा में आया था कुछ समय पहले, जब इंग्लैंड से कुछ टन सोना 100 टन सोना आरबीआई ने वापस भारत में मंगा कर रखा था, जो इंग्लैंड में रखा गया उस सोने में से। तब यह चर्चा में आया था कि आरबीआई बाहर भी सोना रखता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड में भी और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में भी। बस बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में यह अधिनियम पारित हुआ था 1934 में। और आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी उसका मुख्यालय था मुंबई, जिसको 1937 में स्थानांतरित नहीं, पहले था कोलकाता में और 1937 में बना लिया था इसको मुंबई में। अभी मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में। और अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास इसके पहले, अब अभी वर्तमान गवर्नर है। पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ है। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो यह तिलहन कितने वर्षों के लिए शुरू किया गया है? 7 वर्षों के लिए। 7 वर्षों के लिए भारत सरकार ने खाद्य तेल मिशन तिलहन शुरू किया है। तो दोस्तों, क्योंकि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होना है, उस उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। इसकी अवधि होगी 2024-25 से 29-31 तक है। तो ये तिलहन मिशन ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा जब तक 2030-31 तक यह पूरा नहीं होगा। और इसका उद्देश्य तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत खाद्य तेलों का लगभग 60 से 65% आयात करता है। और खाद्य तेलों का सबसे बड़ा आयातक देश है भारत है। और भारत पाम तेल कहां से मंगाता है? इंडोनेशिया और मलेशिया से मंगाता है। और सोया और सूरजमुखी तेल अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से मंगाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पश्मीना ऊन किस केंद्र शासित प्रदेश का है जिसे अभी जीआई टैग दिया गया? पश्मीना ऊन है जिसे जीआई टैग मिला, यह कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, दिल्ली। तो यह है लद्दाख का है पश्मीना ऊन, जिसे अभी जीआई टैग दिया गया है। तो यह जीआई टैग मिला है। यह बाजार में इस कश्मीरी ऊन का एक प्रकार है। कौन? पश्मीना ऊन कश्मीरी ऊन का एक प्रकार है जो लद्दाख है, जिसे जीआई टैग मिला है। और लद्दाख के बारे में इसकी राजधानी है लेह। उपराज्यपाल कौन है? अभी बीडी मिश्रा है। और हाल ही में पहले शिव कथार्न फल को जीआई टैग दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और लद्दाख के न्यूमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। कहां पे? न्यूमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। दोस्तों, ये थे आज के नेशनल करंट अफेयर से संबंधित पिछले जो 7 दिनों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बिना हमने कोई टाइम पास किए, कम से कम समय में हमने पूरा तथ्य के साथ उसके पास अतिरिक्त जानकारी सब कुछ कवर किया है। तो दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, मिलते हैं कल हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, जो इस पिछले 7 दिनों का है उसको हम कल पढ़ेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। तो वीडियो जरूर देखना डेली। अगर आप 7 दिनों में इस 3 दिन वीडियो देते हो, राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, कोई भी आपका करंट अफेयर संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा।
तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।